हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा। एंड जिस तरह से आपका इंटरेस्ट हमारे चैनल की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारा इंटरेस्ट भी आपकी तरफ एक बेहतर कंटेंट पहुंचाने के लिए बढ़ रहा है। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए और हम आप तक इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। अकाउंट्स को एक इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचाते रहेंगे बिकॉज अकाउंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गाइस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर विनीता अरोड़ाज क्लास। सो गाइस, सबसे फर्स्ट मेथड जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की हम बात कर रहे हैं वो है लंप सम मेथड, यानी एक मुश्त भुगतान विधि। इस विधि के अंतर्गत एक साथ ही डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी उनकी पूरी अमाउंट का भुगतान कर देती है। लेकिन इस लंप सम मेथड के भी दो तरीके हैं, आउट ऑफ कैपिटल मेथड एंड आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। हम अपने पिछले वीडियो में आउट ऑफ कैपिटल मेथड की बात कर चुके हैं। यदि आप इसे समझना चाहें तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर से देखें। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड की। यह मेथड थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन इसको हमने बहुत इजी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझाया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। देखिए, आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड यानी लाभों में से यदि डिबेंचर्स का शोधन किया जाता है तो किस तरह से काम किया जाएगा। इस विधि के अंतर्गत अर्जित लाभों का नियोजन ऋण पत्रों के शोधन के लिए किया जाता है। लाभों में से शोधन के लिए आधिक्य में से ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है। देखिए, यदि लाभों में से ऋण पत्रधारियों को शोधन किया जाना है, रीपेमेंट किया जाना है, तो इसके लिए हमें व्यवस्था करनी ही होगी। और इस तरह की व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि प्रतिवर्ष कुछ राशि सरप्लस में से, सरप्लस का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, वो प्रॉफिट जो सारे अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद, हटाने के बाद हमारे पास रहता है, यानी जो हमारे पास अतिरिक्त लाभ हैं, ये सरप्लस है। इन सरप्लस में से कुछ राशि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, याद रखिएगा इस अकाउंट के बारे में हम आपसे बात भी करेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट या डीआरआर अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। तो देखते हैं किस तरह से काम होता है। जब हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, यानी हर साल सरप्लस में से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करके हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए गाइस, यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 के कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। और इन प्रोविजंस को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी यदि एग्जाम में आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन का कोई प्रश्न आता है तो आपको सेबी की गाइडलाइंस और कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस को जरूर से ध्यान रखना होगा। तो देखिए, ये प्रोविजन क्या क्या है, एक बार हम बात करते हैं। यदि कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के बाद अपने डिबेंचर्स का इशू करती है, तो ऐसे डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ऐसे लाभों में से जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है, मैंने आपको बताया भी था, सरप्लस का मतलब ही यही है, प्रॉफिट जो हमें हुए हैं उन प्रॉफिट्स में से सारे अप्रोप्रिएशंस को माइनस कर दिया जाए और फाइनली जो हमारे पास लाभ बचते हैं वो लाभांश के लिए या डिविडेंड प्रोवाइड करवाने के लिए होते हैं। उन लाभों में से पर्याप्त राशि प्रतिवर्ष डीआरआर अकाउंट में क्रेडिट करनी होगी। इनकी जर्नल एंट्रीज पर भी हम जरूर बात रखेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए कि सरप्लस में से कुछ राशि प्रतिवर्ष डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। अगले प्रोविजन की ओर चलते हैं।
ऋणपत्र शोधन संचय में जो राशि जमा की जाती है उसका उपयोग केवल और केवल डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह के रिडम्पशन, किसी भी तरह की रीपेमेंट या अन्य कोई यूज का उपयोग इस डीआरआर अकाउंट के लिए नहीं किया जाता। डीआरआर अकाउंट में जो राशि जमा की जाती है उस राशि का उपयोग केवल डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ही किया जाएगा और किसी उपयोग के लिए इस राशि को जमा नहीं किया जा सकता। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई शर्तों नियमों के अनुसार ही ऋण पत्रों पर ब्याज का भी भुगतान करना होगा और ऋण पत्रों का शोधन भी करना होगा। जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो इशू करते समय ही उस समय डिबेंचर्स पर कुछ शर्तें या कंडीशंस लिख दी जाती है। उन्हीं शर्तों के अनुसार ही डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो कि फिक्स होती है, और उन्हीं शर्तों के अनुसार डिबेंचर का रिडम्पशन भी किया जाएगा। यानी ये रिडम्पशन उन शर्तों के अनुसार या तो पार पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है या डिस्काउंट पर किया जा सकता है। कई सारे प्रोविजंस सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत दिए गए हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट जनरली याद रखने वाले जो प्रोविजन है वो ये 3 प्रोविजन है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हर साल सरप्लस में से एक निश्चित राशि निकालकर डीआरआर अकाउंट में जमा करानी है। इस जमा की गई राशि का उपयोग केवल डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ही किया जाएगा और साथ ही में जो शर्तें डिबेंचर्स के इशू के समय दी गई थी उन्हीं शर्तों को फॉलो करते हुए डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और डिबेंचर का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। सो गाइज, डिबेंचर को रिडम्पशन भी किया जाएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग दिस। देखिए, अब जर्नल एंट्रीज की हम बात करते हैं तो जर्नल एंट्री जो हमने पिछले प्रोविजन को समझा था उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या है। एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड, यानी हर साल जो अभी अभी हमने बात की है कि कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हमें हर साल कुछ राशि सरप्लस में से निकालकर डीआरआर अकाउंट में जमा करानी है। तो ये डीआरआर अकाउंट में जमा कराने के लिए जो हमारी एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। सरप्लस अकाउंट डेबिट करें या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करें, वटेवर, दोनों ही करेक्ट है। टू डीआरआर अकाउंट, यानी अब हमने एक अकाउंट तैयार कर लिया है, इसमें हर साल कुछ राशि, कुछ निश्चित राशि जो कि हम प्रश्न करते समय कैलकुलेट करेंगे, ये हम आपके आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। कुछ राशि जो हमें एक फॉर्मूले के थ्रू निकालनी होगी, उस राशि को हमें यहाँ पर डीआरआर अकाउंट में जमा कराना होगा। ये हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होगी जब हम डिबेंचर्स के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट प्रोविजन या कलेक्शन करना शुरू करते हैं। लेकिन गाइज, एक बात जरूर यहाँ इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान रखिए वो ये, शोधन से पूर्व जमा की गई राशि का कम से कम 25% लाभों में से डीआरआर का निर्माण करना अनिवार्य है। देखिए, एक गाइडलाइन हमें सेबी से प्रोवाइडेड है, यानी जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाना हो तो आप ध्यान रखिए जो भी हमारे डिबेंचर की अमाउंट है, जो भी हमारा रिडम्पशन का अमाउंट है, उस अमाउंट का कम से कम 25% लाभ, 25% राशि लाभों में से डीआरआर में ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस प्रोविजन को ध्यान दीजिएगा। अगले एंट्री की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया जाए। देखिए, जब हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सो गाइस, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, यस, हमारे डिबेंचर के रिडम्पशन की जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर, जो भी जनरल एंट्री आपको देनी है, ये वही जनरल एंट्री होगी जो हमने आपको डिबेंचर के रिडम्पशन के वीडियो के समय, लेक्चर के समय बताया था। यानी सिंपली डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यदि पार पर रिडम्पशन किया जाता है। यदि प्रीमियम और डिस्काउंट पर रिडम्पशन किया जाना है तो इसकी जनरल एंट्रीज को जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो को जरूर से देखें। तो सिंपल डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए तो वही एंट्रीज होंगी जो हमने आपको पहले बताई थी, लेकिन यदि डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया जाता है तो ये रिडम्पशन आप नोटिस करिए बैंक अकाउंट में से किया जाता है। ऑफ कोर्स
जो भी पेमेंट किए जाएंगे वो बैंक अकाउंट में से किए जाएंगे। तो बैंक अकाउंट में से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हम एंट्री भी यही करते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक में से हमारी राशि निकल गई। लेकिन जब डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को उनकी राशि का भुगतान कंपनी के बैंक अकाउंट में से कर दिया जाता है, तब भी एक अकाउंट हमारे पास खुला है, ये है डीआरआर अकाउंट। ये डीआरआर अकाउंट जो अभी तक हमारे पास है, जिसमें हम प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि को सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से निकाल कर डीआरआर अकाउंट में जमा करा रहे थे, उस डीआरआर अकाउंट की राशि को अब हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, ये बिल्कुल बात उसी तरह से है कि इस बॉक्स में से अमाउंट निकालकर उस बॉक्स में डाल दिया, लेकिन बच्चों अकाउंट के जनरल कंसेप्ट भी यही कहते हैं कि हमें यदि कोई खर्चा होने वाला है उसके लिए राशि की व्यवस्था आज ही से कर लेनी चाहिए। यही व्यवस्था हम कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कुछ राशि लाभों में से निकालकर डीआरआर अकाउंट में जमा करा रहे हैं। इस डीआरआर अकाउंट में राशि जमा हो गई, दैट मीन्स हमारे पास यानी कंपनी के पास इतने फंड्स अवेलेबल हो गए हैं कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया जाए। तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडम्पशन करते वक्त अपने बैंक अकाउंट में से ही पेमेंट करेगी, लेकिन जो डीआरआर अकाउंट में राशि जमा है उस डीआरआर अकाउंट की राशि को जनरल रिजर्व में काम में ले लिया जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी हमारी बैलेंस शीट इक्वल है, बैंक में से पैसा निकला लेकिन जनरल रिजर्व में पैसा बढ़ गया, एसेट साइड में पैसा कम हुआ लेकिन लायबिलिटी साइड जो कि जनरल रिजर्व में लाइबिलिटी साइड में बताया जाता है उसमें पैसा बढ़ गया। तो देखिए बैलेंस शीट को मैच हो गई, बैलेंस शीट आपस में बैलेंस्ड ही है। तो ये एक तरीका है कि हमारे कंपनी के कैपिटल को कैसे मैनेज किया जा रहा है, हमारी बैलेंस शीट को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो किसी भी तरह से कंफ्यूज मत होइए। यदि किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सो गाइस, नेक्स्ट एंट्री, सम एडिशनल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कुछ एडिशनल गाइडलाइंस देती है, उसे भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त फॉलो करना होगा। और ये गाइडलाइंस क्या है, ध्यान रखिए। शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम 15% की राशि को निर्दिष्ट प्रतिभूतियां यानी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जमा कराना होगा। और इस तरह से यदि राशि जमा कराई जाती है तो इसके लिए जनरल एंट्री करेंगे हम, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला जाएगा और उसे बैंक से निकाल लिया जाएगा, यानी हमारी जनरल एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक होगा। देखिए, अब ये प्रोविजन क्यों है इसकी बात हम कर लेते हैं। जनरली जब हम कुछ राशि सरप्लस में से निकाल कर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो पड़े पड़े वो राशि, क्योंकि जनरली डिबेंचर का रिडम्पशन 3 साल 4 साल 5 साल में होगा, तो इतने सालों में वो राशि एक अकाउंट में पड़ी हुई है। लेकिन यदि हम इसमें से कुछ राशि को बैंक में जमा करा दें तो क्या होगा, एक फायदा हमें हो रहा है इंटरेस्ट का। यस, ऑफ कोर्स अकाउंट्स में इंटरेस्ट बहुत मिलेगा आपको, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है। इसीलिए सेबी ये कहता है कि जो भी रिडीमेबल डिबेंचर की अमाउंट है उसका कम से कम 15% का अमाउंट एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में जमा करा देना चाहिए। तो जमा करा देना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक अकाउंट और खोल देते हैं बैंक में जहाँ पर सिक्योरिटीज हमें डिपॉजिट करनी है। वो अकाउंट कहलाता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इस अकाउंट में पैसा डाला जाता है बैंक अकाउंट से। तो हमारी सिंपली जनरल एंट्री हो गई, जहां पैसा मिल रहा है उसे हमने डेबिट कर दिया, जहां से पैसा जा रहा है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। सो गाइज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करें तो हमारा पहला पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि रिडम्पशन से पहले 25% अमाउंट डीआरआर अकाउंट में होनी चाहिए, और हमारा दूसरा प्रोविजन, हमारा दूसरी गाइडलाइन ये कि 15% अमाउंट डिबेंचर जो रिडम्पशन होने वाले उसके फेस वैल्यू का 15% राशि कम से कम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होनी चाहिए। इन दोनों ही पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त हमें इन दोनों ही पॉइंट्स को फॉलो करना होगा, मोर और लेस। तो गाइज, अगली बात करते हैं।
विनियोगों को नकद में परिवर्तित करने पर जमा की गई राशि का उपयोग केवल शोधन होने वाले ऋण पत्रों के भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इट्स ऑब्वियस, जब हम डीआरआर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसके साथ भी ये गाइडलाइन चलती है कि जो राशि डीआरआर में जमा की जाती है उसका उपयोग हम केवल और केवल डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही कर सकते हैं। उसी तरह से जो राशि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका उपयोग भी डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही किया जाना है। लेकिन जब डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाएगा और रिडम्पशन करते वक्त इस राशि को एनकैश करवा लिया जाएगा, जो हमने सिक्योरिटीज में जमा कराई है उस राशि को एनकैश करवा लिया जाएगा, क्योंकि अब हमें पैसों की आवश्यकता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ रिवर्स एंट्री दे दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा क्योंकि हमने एनकैश करवा लिया है अपनी सिक्योरिटीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को, और जो इन्वेस्टमेंट अभी तक डेबिट थे उन सभी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर हम क्रेडिट इम्पैक्ट दे रहे हैं, रिवर्स इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो हमारी फाइनली एंट्री बनती है गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एनकैश्ड। जब डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाना है तब ये एंट्री की जाएगी। ओके गाइस, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फाइनली किसी भी तरह की प्रॉब्लम पर आप जरूर मुझसे बात करें, जरूर मुझसे शेयर करें। फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच।